आज की क्लास में हम लोग गोलमेज सम्मेलन से हम लोग देखना शुरू करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने गांधी एज में बहुत सारे कुछ देख लिया था, जैसे कि से कराची अधिवेशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। और अभी से हम लोग शुरू करेंगे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो गोलमेज सम्मेलन होते हैं टोटल तीन। कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं? तो टोटल आपको देखने को मिलते हैं तीन गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा वेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स समन इन लंदन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाएगा? तो ध्यान रखो 1930 में बुलाएगा। कब बुलाएगा? तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। टोटल गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तीन होते हैं, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले गोलमेज सम्मेलन 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। कहीं पे मार्क करके लिख लीजिए एक जगह पे, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है तो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने? 89। कितने? तो 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। नवासी। और कांग्रेस ने इसमें नहीं पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। एक चीज आपको ध्यान में रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही होंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ही होंगे, ठीक है, चेंज नहीं होते। मतलब जॉर्ज पंचम और रैमजे मैकडोनाल्ड फिक्स है, ठीक है। तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अगर पूछा गया उद्घाटन किसने किया, तो जॉर्ज पंचम ने किया था, ठीक है। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली भी शामिल थे। प्रथम गोल सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इस सम्मेलन में केवल उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़े के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। किस किस ने हिस्सा लिया था? उदारवादी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसने किया था? ये पूछता है कई बार से, मतलब भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पॉल ने किया था, ठीक है। अगर पूछेगा ऐसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग की तरफ से किसने मतलब प्रतिनिधित्व किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग की तरफ से थे। तथा सिखों की तरफ से कौन गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह गए थे, ठीक है। इसे आप याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केटी पॉल जो थे किसका प्रतिनिधित्व किया था? ईसाइयों का, ठीक है। ईसाई। अब भीमराव अम्बेडकर ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो दलितों का। दलितों। और सरदार पूर्ण दलित सिंह ने वर्ग। किसका किया था? तो ध्यान रखेंगे, सिखों का, ठीक है। अब प्रथम सिखों गोलमेज का। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रामजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। रैमजे कितने प्रतिनिधियों ने मैकडॉनल्ड। पार्टिसिपेट किया? तो 89 प्रतिनिधियों ने। हुआ नाइन। कब? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बता ही दोगे, अभी जस्ट मैंने ऊपर में नाम लिया। केटी पॉल। किसने किया था? रैमजे मैकडॉनल्ड। केटी पॉल, ठीक केटी है, पॉल। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? तो ध्यान में किसने लिया था? तो ध्यान में मौलाना मोहम्मद अली ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई भी नहीं शामिल थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। कौन शामिल थे? तो मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सर सम्मेलन के बारे मोहम्मद में अली निम्नलिखित। जिन्ना थे ना? नहीं, सीधे मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जिन्ना भी है, ठीक है। ऊपर में बताओ, समझ में नहीं बात कि मोहम्मद अली भी है। और इन्होंने लिखा था, कौन सा किताब लिखा था मोहम्मद अली ने? हम्म मोहम्मद अली का पुस्तक का नाम क्या है, जो कि कई बार पूछा जाता है, भूल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। मोहम्मद अली अलग है, कैनियन। क्या कॉमरेड, ठीक है, ध्यान में, कॉमरेड पुस्तक के लेखक है ये, ठीक है, कॉमरेड, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली अलग है, ठीक है। ध्यान में, मोहम्मद अली का बहुत बड़ा सर योगदान कहाँ पे रहेगा? हमदर्द भी था क्या शायद? कॉमरेड और हमदर्द, हाँ, दोनों मोहम्मद अली का है, ठीक है। मोहम्मद अली का रोल कहाँ पे रहेगा? तो वो जो हुआ था, क्या बोलते, तो खिलाफत मूवमेंट में इनका रोल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के नेता थे ये, मोहम्मद अली शौकत अली, ठीक है। अब आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, 1930 में आयोजित हुई थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 1930, ठीक है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, गलत है। 1930 में हुआ था, बिल्कुल ठीक था। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, साइमन कमीशन के ब्रिटिश गवर्नमेंट को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? हम्म एक साल बाद। 1930 में दिया था, ठीक है। 1990। 1930 में नहीं, 1930 में रिपोर्ट सौंपा था, इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 27 में कमेटी बनी थी, 28 में भारत आई थी, और 30 में सरकार को रिपोर्ट सौंपा था, उसी पे बात करने के लिए बुलाया गया था, ठीक है।
और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सारे कथन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ठीक है। अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर जी ने, ठीक है। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ज्ञात है कि दलित स्थिति के बारे में गांधी जी अंबेडकर के बीच में, दोनों के बीच में क्या था, मतभेद था, ठीक है। मतलब गांधी जी अंबेडकर जी की बातों से सौगात नहीं रखते थे, और सेम कंडीशन अंबेडकर जी का भी था, ठीक है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र क्या था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ इन्हीं था, हॉल कहाँ पे? इन्हीं हॉल हाँ, ठीक है, किंगले पैलेस में हुआ इन्हीं था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान में इसको रखना है। सेंट जेम्स पैलेस दिया हुआ, अच्छा। दूसरा वाला, पहला वाला आई थिंकिंग दूसरा पूछ रहा है क्या? अच्छा, इसमें सेंट जेम्स पैलेस इसका होगा आंसर, ठीक है। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन के बाद बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। किंगले हॉल में आई थिंक ठहरा हुआ था कोई, ठीक है, देखते हैं। गांधी जी साथ ठहरे हुए थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज हाँ सम्मेलन का हाँ आयोजन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, ठीक है। 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी एस एस राजपूताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अच्छा, गांधी जी यहाँ पे ठहरे थे, गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे, ठीक है। आप बोलेंगे एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी तो थे, ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो अपने गांधी जी के साथ थे, लेकिन मतलब उन्होंने अपने बदौलत मतलब वो गए थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, ध्यान में रखेंगे। दिसंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। सम्मेलन से वापस लौटने पे गांधी जी ने कहा मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया, ठीक है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी ऋण समझौता के छत्रछाया में हुआ था, लेकिन गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मतलब क्या हो गया, तो असफल हो गया, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, ध्यान में रखना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल हो गया, तो क्या बताएंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे क्या था, तो सम्मेलन जो था असफल हो गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की, तो ध्यान में रखेंगे केवल दूसरा। पहला और तीसरा में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, ठीक है। तो किसने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या बताएंगे, तो महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महात्मा गांधी थे, सरोजिनी नायडू थे, मौलाना सॉरी मदन मोहन मालवीय थे, और साथ में अगर बात करेंगे, नहीं, मौलाना आजाद नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 1 2 3 जो थे। हालांकि सरोजिनी नायडू मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे तो ये लोग अपने बदौलत गए थे, बाकी महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो लंदन में ठहरे कहाँ थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, या स्नेहा सेंट जेम्स पैलेस में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था एस एस और राजपूताना। क्या नाम एस था उसका, राजपूताना। ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम था उसका, तो एस एस राजपूताना जो था उसका नाम था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। क्या नाम था, एस एस राजपूताना उसका नाम था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रथम बार भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ लौटे, तो कहाँ लौटेंगे भाई, कहाँ से लौटे, तो लंदन से भारत लौटे थे, लंदन। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी, तो किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने महिला का प्रतिनिधि किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 1932 में, ध्यान में रखेंगे, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, 30 31 32, ठीक है।
साइमन आयोग की रिपोर्ट पे विचार हो तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका भी तारीख आपका दिया हुआ है। कब दिया हुआ इसका तारीख? तो 17 नवंबर 1932 से 14, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1932 तक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर कार्य करना सम्मेलन की कार्यसूची थी, ठीक है। अब आते उस भारतीय के नाम बताए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो ध्यान रखेंगे इसके आंसर की बात करेंगे तो अम्बेडकर होगा। हालांकि तेज बहादुर ये सुखरू भी नाम ने है पार्टिसिपेट किया था, इसने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं ने लंदन में हुई, ठीक है, बैठकों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया। इनका उसी रूप में उल्लेख उनका उस रूप में उल्लेख करना गलत होगा क्योंकि इसमें ध्यान रखेंगे दो में, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं ने लंदन में हुए, ठीक है, बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया है, ठीक है। उनका उसी रूप में उल्लेख करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, ठीक है। ऐसा नहीं से पहला, दूसरा, तीसरा नहीं कह सकते, अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ था। मतलब था एक ही, लेकिन उसको 3 सेशन में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। किसमें नहीं किया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा ई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसमें नहीं था, दूसरा और तीसरा में पहला पार्टिसिपेट और नहीं इसमें किया था। सॉरी, पहला और तीसरा में पहला पार्टिसिपेट और नहीं किया था, ठीक है। इसमें पहला और तीसरा में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें किया था? तो केवल सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब चलते आगे। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था? तो मोहम्मद इकबाल। कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल को आपको क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखें, लंदन में संपन्न, ठीक है, लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी? तो क्या चीज करना था इन लोगों को? तो इन लोगों को करना क्या था? तो इन लोगों को करना क्या था बताइए? तो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट जो था उस पर क्या करनी थी? विचार करनी थी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार नियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों, भारतीय रियासतों में एक संघ पे आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का भी गठन का प्रावधान था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका दोनों को जो स्टेटमेंट की बात करेंगे, अखिल भारतीय संघ बनाना था 1935 में। हालांकि सपना पूरा नहीं हो गया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या किया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। 1935 के अधिनियम के लिए जिन मसवीदों पर सहायता ली गई वह था साइमन रिपोर्ट था, नेहरू समिति रिपोर्ट था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र की बात करेंगे, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट था, ठीक है, लोथिया रिपोर्ट थी, ठीक है, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। इन अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में सूबे और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, जिसको हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय संघ। लेकिन क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान भी था, मतलब प्रांत में स्वतंत्रता दिया जाएगा और केंद्र में द्वैत शासन डायरकी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो इसमें 1935 में प्रांतों को स्वतंत्रता मिल जाती है और केंद्र में क्या होता है, तो द्वैत शासन की शुरुआत होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग का अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, ठीक है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में रखेंगे, तो इसमें ध्यान में रखना सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए, ठीक है, दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन नहीं आरोपित किए जाएंगे। इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए, लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि उनकी सहभागिता हो सके, बढ़ सके, ठीक है। आई थिंक 18% का आरक्षण दिया गया था, ध्यान में इसको रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं,
हाँ ठीक है, प्रांतीय चुनाव वगैरह में, ठीक है, स्थानीय निकाय वगैरह में आरक्षण था, ठीक है, प्रांत में शायद 18% के, केंद्रीय विधानसभा में शायद 18% के आसपास दिया गया था। एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन कर रहा हूँ उसमें, 18% सही है कि नहीं। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की बात करेंगे, ठीक है। अब 1932 में क्या होता है, गांधी जी वापस आते हैं वहां से, और वापस आते तो फिर से शबनियावज्ञ आंदोलन शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, से यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, फिर दोबारा वो चल नहीं पाती है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और फिर गांधी जी मतलब क्या होते हैं, जेल में जाते हैं। लेकिन जब गांधी जी जब जेल से वापस आते हैं तो बहुत समय तक ये रचनात्मक कार्यों में ही अपना समय देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 की स्थापना की, तो किसने किया था, एम के गांधी ने किया था, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की 1932 की अध्यक्षता एम के गांधी ने किया था, हालांकि बाद में इसको घनश्याम दास बिरला को भी आई थिंक दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला थे, तथा सचिव की बात करेंगे अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, ठीक है। तो ये 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जो बनाई गई थी, उनका अध्यक्ष कौन थे, तो प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला। सचिव की बात करेंगे तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, ठीक है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग था, ठीक है, याद रखिएगा। हरिजन सेवक संघ का पूर्व का नाम क्या था, तो ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग था, यह भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था किसके द्वारा, तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी के द्वारा इसको संगठित किया गया था, ध्यान में इसको रखना है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम की बात करेंगे तो क्या था, एंटी ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी इसी नाम से इसको स्थापित किए थे या हरिजन सेवक संघ? पहले नाम इसका था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, बाद में इसका हरिजन सेवक संघ नाम रख दिया गया, ठीक है, समझ गए। पहले का नाम था ये, बाद में हरिजन सेवक संघ पड़ा। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष की बात करेंगे कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। अरे घनश्याम दास बिरला, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने स्थापना किया था। गांधी जी ने हरिजन अभियान ने किस बात की कोशिश की, समग्र रूप से जाति व्यवस्था प्रभाव करना, हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों को खुलवाना, हरिजनों के सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा की बात करेंगे सही है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। समग्र रूप से जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, ऐसा नहीं था, हालांकि जाति व्यवस्था की बात करें, कास्ट सिस्टम के थे, समर्थक ही थे, ठीक है। वन व्यवस्था में भी विश्वास रखते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे गांधी जी, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की, ठीक है। ब्रिटिश कोशिश को गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन तथा उसके पश्चात, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता से विफल कर दिया तथा हरिजनों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति सुधारने के लिए देशव्यापी हरिजन अभियान शुरू किए। इसके माध्यम से हरिजनों के लिए कुओं, सड़कों, मंदिरों आदि खुलवाना शुरू किया तथा हरिजनों के बीच सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित किया। 7 नवंबर 1933 को वर्धा में गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। ये भी पूछा जाएगा, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, तो वर्धा से किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी ध्यान में रखेंगे, तब वर्धा से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और जुलाई 1934 तक पूरे देश की यात्रा की तथा लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। बहुत बड़ी बात थी। हरिजन अभियान के दौरान गांधी जी ने हरिजनों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार एवं भेदभाव की भर्त्सना की तथा छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के लिए दलितों को बराबरी का हक दिलाने का भी मतलब क्या किया था, कोशिश किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र में अस्पृश्यता का कोई समर्थन नहीं था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, क्योंकि हिंदू शास्त्रों की बात करेंगे तो वहां पे किसी प्रकार की अनटचबिलिटी की बात नहीं कही गई, आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने अस्पृश्यता अभियान में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हिंदू शास्त्रों में वर्णित तत्वों का भी सहारा लिया। तो उन्होंने बताया, सो बताओ तुम लोग अस्पृश्यता करते हो, लेकिन हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता कहाँ है। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया, हरिजन की यात्रा की। 15 जनवरी 1934 को जब बिहार में भयंकर भूकंप आया तो उन्होंने स्वर्ण हिंदुओं को पापों का दैवी दंड कहा, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला से स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। जब 1934 में बिहार में भूकंप आया था, तो ये ध्यान रखें, बहुत ही भयंकर भूकंप था 1934 ईस्वी की भूकंप जो थी, ठीक है। अभी तक की सबसे बड़ी, ठीक है, भूकंप मानी जाती है, ठीक है। सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति के विषय में निम्नलिखित
कथनों पर विचार करना है, ठीक है। गांधीवादी रणनीति जिसे संघर्ष युद्ध विराम संघर्ष के रूप में भी वर्णित किया जाता है के अंतर्गत प्रबल विधि, बाह्य जन आंदोलन और औपनिवेशिक सत्ता के साथ मुकाबले के चरण ऐसे चरणों के साथ एकांतर से आते हैं जिसके दौरान प्रत्यक्ष मुकाबले से बचा जाता है, ठीक है। दूसरा की बात करेंगे तो एसटीएस की संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया उद्गामी घुमावदार थी, जिसका मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए औपनिवेशिक शासन द्वारा स्वयं ही सत्ता का हस्तांतरण समाप्त होगा। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। गांधीवादी सत्याग्रह की रणनीति में दबाव के बाद समझौता फिर दबाव डाला जाता था, इसके अनुसार कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलता था, इसे निश्चित समय बाद विश्राम देना पड़ता था ताकि सरकार का रुख जाना जा सके तथा सरकार को लगातार चलाए जा रहे संघर्ष को कुचलने से रोका जा सके, ठीक है, जिससे आंदोलन हिंसक न हो सके और शांति के समय रचनात्मक कार्य किए जा सकते थे तथा लोगों को संगठित किया जा सकता है, ठीक है। गांधीवादी रणनीति को ऐसे संघर्ष युद्ध विराम और संघर्ष मतलब पहले संघर्ष करते थे फिर युद्ध विराम होता था फिर संघर्ष होता था के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते थे, इनको बोला जाता है एसटीएस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसटीएस का मतलब क्या, पहले स्ट्रगल किया फिर मतलब ट्रू एस फिर मतलब स्ट्रगल, ठीक है, पहले स्ट्रगल फिर मतलब युद्ध विराम और फिर मतलब क्या होता था, स्ट्रगल होता था, ठीक है। तो इसमें गांधी जी को काफी समय मिल जाता था आगे के आंदोलन के लिए गतिविधि तैयार करने के लिए और सरकार का विचार भी जाना जाता था सरकार क्या सोच रही है, ठीक है, ताकि हिंसक गतिविधि भी ना हो और चीजें भी अच्छे तरीके से चलता रहे, ठीक है। पर्यावरण पर गांधी जी की सोच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उनकी पर्यावरणीय सोच की जड़ें बहुत बृहत दार्शनिक एवं नैतिक सोच में है, ठीक है। उन्होंने मृदा और नैसर्गिक संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय पर्यावरणीय अभ्यासों का भी अधिमान किया। उन्होंने जानवरों के प्रति हमारे बर्ताव में चोट न पहुंचाए की कठोर नैतिकता पर बल दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका, तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही। गांधी जी का मानना था कि देखिए पृथ्वी जो है ना हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारा जो वो होता है लालच जो होता है ना, लालच को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। मतलब पृथ्वी इतनी कैपेबल है कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में ये भी रखना होगा गांधी जी का विचार जो था ना पर्यावरण के लिए बहुत बेहतरीन था। इनके विचारों को आप, ठीक है, या तो पशु के लिए जो विचार रखते थे पर्यावरण के लिए जो विचार रखते थे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इनको विचारों को सुगमित किया गया, आप देख सकते हो वहां पे। महात्मा गांधी के पर्यावरणीय सोच की जड़ें उनके बृहद दार्शनिक एवं नैतिक सोच में उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु एक व्यक्ति के लालच के लिए ये संसाधन पर्याप्त नहीं, जो बातें मैंने आपको बताई। उन्होंने मृदा और नैसर्गिक संसार को संपोषित करने के लिए धारणीय पर्यावरण अभ्यासों को अधिमान दिया। उन्होंने जानवर के प्रति हमारे बर्ताव को चोट न पहुंचाने की कठोर नैतिकता पर भी मतलब क्या दिया, बल दिया, ठीक है। मतलब पशु प्रेमी तो थे गांधी जी, ठीक है। यहाँ तक कि वो दूध भी गाय को दूध तक नहीं पीते थे, पता है गांधी जी गाय के दूध नहीं पीते थे, ठीक है। उन्होंने गाय के दूध पीना बहुत पहले छोड़ दिया था, भैंस के दूध भी पीना छोड़ दिया था, बकरी का दूध का वो सेवन करते थे। मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां निधनतम व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उनका देश है जिसके निर्माण में उनकी प्रभावी आवाज है, ठीक है। यह वह भारत है जहाँ जनता न तो उच्च वर्ग होगा न ही मतलब निम्न वर्ग का, ठीक है। यह भारत है जिसके सारे समुदाय पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे। ये कथन किनका है, तो ध्यान रखिए कथन की बात का बताइए क्या होगा, गांधी जी का, महात्मा गांधी का, टैगोर का या फिर सीताराम येचुरी का, किसका है, तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा तो मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां निधनतम व्यक्ति भी महसूस करे कि वह उनका देश है जिसके निर्माण में, ठीक है, उनकी प्रभावी आवाज है, ठीक है। यह वह भारत है जहाँ जनता का न उच्च वर्ग होगा न निम्न वर्ग होगा, ठीक है। यह वह भारत है जहाँ सारे समुदाय पूर्ण सामंजस्य के साथ रहेंगे, ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ध्यान रखो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम महात्मा गांधी की अंटू दी लास्ट, ठीक है, पुस्तक थी, ठीक है, अंटू दी लास्ट, ठीक है, इनसे गांधी जी बड़ा प्रभावित है, ठीक है। किसकी पुस्तक थी अंटू दी लास्ट, रस्किन की, ठीक है, रस्किन की पुस्तक थी, ठीक है। गुजराती में अनुवाद किया गया, ध्यान रखेंगे उसका नाम क्या रखा, सर्वोदय रखा, मतलब गांधी जी ने इसका गुजराती में अनुवाद कर दिया, उसका नाम सर्वोदय रख दिया। गांधी जी ने लिखा मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबका उदय, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कौम का उदय। इनके समाजवाद का मूल सच्चा आध्यात्मिक है और सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। महात्मा गांधी के लिए ध्यान रखेंगे सत्याग्रह क्या है, ठीक है, तो जीवन दर्शन एक क्रम की विचारधारा एक राजनीतिक बल है, बताना क्या है, तो ध्यान रखेंगे तीनों है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
महात्मा गांधी मनुष्य की सभी आवश्यकता और नैतिक समस्या मानते थे। उनका ये गांधी दर्शन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन गांधी दर्शन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में गांधी दर्शन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी मनुष्य की सभी समस्याओं को नैतिक समस्या मानते थे। उनका निराकरण नैतिकता के जरिए ही करने की बात कहते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के हथियारों से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया और इसकी ताकत से दुनिया को परिचित कराया, ठीक है। सत्याग्रह गांधी जी के लिए राजनीतिक बल, ठीक है, जीवन दर्शन तथा क्रम की विचारधारा थी। इन्हीं सिद्धांतों के बल पर उन्होंने अपने विरोधियों के हृदय परिवर्तन पर जोर दिया। सत्य अहिंसा की ताकत असीमित है, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह के अंतर्गत सविनय अवज्ञा, असहयोग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, अनशन तथा गृह त्याग भी आते थे, ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा क्या है, ठीक है, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता की बात करेंगे, वही उन्होंने, ठीक है, अहिंसा को माना था, ठीक है। क्या लिया है, यही लिया है ना, हाँ। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन के दो प्रमुख सत्य थे। एक तो पहला तो एक दो प्रमुख अस्त्र हुआ करते थे। एक सत्य था तो दूसरा अहिंसा था, ठीक है। गांधी जी सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन मानते थे। इस प्रकार गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा सत्य की प्राप्ति का क्या था, तो एक मार्ग था, ठीक है। अब आते हैं आगे की क्वेश्चन देखें। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है। सत्याग्रह के दो प्रमुख संगठन है, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध स्वयं को कष्ट पहुंचा के करते हैं, नहीं विरोधियों को कष्ट पहुंचाकर, ठीक है। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया, ठीक है। तो सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में, ठीक है, ये भी सही ले लिया है। अच्छा, ठीक है, तो चंपारण में ही सत्याग्रह के गांधी जी ने सबसे पहला प्रयोग किया था। हालांकि चंपारण में जो गांधी जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था उसको बोलते सबनीय अवज्ञा। क्या था? सबनीय अवज्ञा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे सत्याग्रह का मूल अर्थ क्या है? सत्य के प्रति आग्रह, मतलब सत्य को मतलब पकड़े रहना, इसके साथ ही अहिंसा को मानना है। अन्याय का विरोध करते हुए संन्यास अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना, मतलब अन्याय का विरोध तो करो लेकिन जो आपके प्रति अन्याय कर रहा है उसके उसके लिए बुरा भावना को नहीं रखना, ठीक है। सत्याग्रह रखना, सत्याग्रह का मूल लक्ष्य है धर्म और सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए। धैर्य का तात्पर्य कष्ट सहन से, ध्यान में रखेंगे। इसलिए इस सिद्धांत में विरोधी कष्ट पीड़ा न देकर बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा की जाती है। अर्थात सत्याग्रही द्वारा स्वयं कष्ट उठाने की बात है, ठीक है, एवं सत्य पालन करते हुए मृत्यु का वर्ण करना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका नस्लवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ही गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया गया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। हालांकि गांधी जी ने सबसे पहले वहां पे सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की बात करेंगे तो कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन एक कथन सही नहीं है? ठीक है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे तो पहला ही गलत है क्योंकि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, उनका मन को बदलना है, ठीक है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, ही तो सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भी चाहिए। सत्याग्रह के विरुद्ध लाइट कट गई थी, आवाज आ रही क्या? सर आवाज जी सर, अब आ रही है। लाइट जाने से नेटवर्क चला। फिर लाइट कट गया क्या सर? ठीक है।
आवाज नहीं आ रही है सर। अरे कनेक्ट, क्या आवाज आ गई? लैपटॉप कनेक्ट होगा तब ना। यार अभी जा रही सर है आवाज आवाज क्या? आ रहा है, वीडियोस नहीं आ रहा हेलो। है सर, आवाज आ रहा है। हाँ तो वही ना, वीडियो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। क्या पता नेटवर्क को क्या होता है सर। जियो ही नहीं यूज करते हैं आप भी? जियो क्या? यूज करते हैं ना सर आप भी? मेरे पास जियो भी एयरटेल भी है, और मतलब साइबर ये वो भी रखा रखे, वाईफाई भी लगा रखे हैं। हाँ, लेकिन लाइट कट जाता है तो फिर यहाँ पे नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता हाँ, है। कभी कभी तो वाईफाई भी नहीं काम करता है। हाँ। ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। तीनों के तीनों की बात करेंगे तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो थे सही थे, ठीक है। हेलो। सर, जी सर, आवाज आ रही है सर, लेकिन वीडियो सही नहीं है हाँ ही नहीं मेरा नेटवर्क से।